वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फैंस इन ग्रीन पॉडकास्ट। मेरा नाम है ज़ैद हसन और मैं भी सारे पाकिस्तानियों की तरह काफ़ी डिसअपॉइंटेड हूँ। पाकिस्तान ने बॉलिंग अच्छी थी तो पहले उसकी बात कर लेते हैं। शाहीन की बात करें तो मैच से पहले कुछ इंडियंस उनको मिले थे और उन इंडियंस ने शाहीन को बोला कि रोहित और विराट को दोस्त समझ के बॉलिंग करना। उन्होंने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि लास्ट टाइम जब शाहीन ने किसी को अपना दोस्त समझा था उसी ने शाहीन को एज कैप्टन रिप्लेस कर दिया था। खैर, अब बात करते हैं उसके बाद जो रोहित शर्मा आउट हुए, अक्षर पटेल आए। अक्षर पटेल ने एक ओवर में शाहीन को काफ़ी मारा, मतलब काफ़ी ज़्यादती की। इतनी ज़्यादती तो पीसीबी ने शाहीन आफरीदी के साथ भी नहीं की थी, लेकिन वो भी इवेंचुअली आउट हो गए। लेकिन विराट कोहली भी जल्दी आउट हो गए और हमारे बेस्ट बॉलर थे नसीम शाह। विराट कोहली का ये है कि उन्होंने आज तक कभी आईपीएल ट्रॉफ़ी लिफ्ट नहीं की है, लेकिन वो नसीम शाह को भी लिफ्ट नहीं कर पाए ओवर द पॉइंट कवर। लेकिन विराट कोहली जो है बहुत अच्छे बैट्समैन हैं और नथिंग स्लोज हिम डाउन एक्सेप्ट फॉर जब वो सेंचुरी के करीब हो। मेरे ख्याल से ऋषभ पंत जो थे वो इंडिया के बेस्ट बैट्समैन थे। उन्होंने कम्प्लीटली एक बहुत अच्छी इनिंग्स खेली, थोड़ी सी एजी थी और ही वॉज लिविंग डेंजरसली एंड ही वॉज ऑन फायर। गुड थिंग कि ही वॉज बैटिंग एंड ही वॉज नॉट ड्राइविंग अ कार। अच्छा, अब पाकिस्तान की बैटिंग की बात करें तो उस पर मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कुछ ऐसा वैसा बोल दूँ। तो उसको डिस्कस करने के लिए मेरे साथ हैं एक्सप्रेस ट्रिब्यून के स्पोर्ट्स एडिटर इरशाद महमूद साहब और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमज़ा खान। कैसे हैं आप लोग? जी अल्लाह का शुक्र है। और हमारे भी शल शॉक्ड हैं अभी तक। वो यकीन नहीं आ रहा कि भाई 119 के टारगेट पे भी पाकिस्तान हार गया। दैट्स अनबिलीवेबल। सर, ये क्या हुआ है? अगर बैटिंग की बात करें तो हम लोग को सिर्फ 120 चेस करना था। बाबर आजम और रिजवान आए और शुरू में 1-2 ओवर काफ़ी अच्छा स्टार्ट हुआ, लेकिन फिर उसके बाद क्या हुआ? आपके क्या एनालिसिस है इसके बारे में? जी हाँ, देखिए इसमें यह है कि यानी ये सिर्फ वर्ल्ड कप नहीं बल्कि उससे पहले की भी जितनी सीरीज़ हैं, ऑलमोस्ट 1-1.25 साल का जो टाइम है, वो पाकिस्तान T20 के हवाले से और जनरली पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से भी काफ़ी ऑर्डिनरी गया है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ हम ऐसे नहीं कर पाए और उसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है मेरे ख्याल है। वो प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कि पहला मैच जो हार गए यूएसए का, वो ये कहना बड़ा आसान है कि आप इसको भुला दें, लेकिन वो बिल्कुल नहीं भुला पाए पाकिस्तानी बैट्समैन, ये भी लग रहा था। लेकिन उसके बावजूद ये आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब एक पोजीशन में आ जाते हैं, जब थोड़ी देर विकेट पे ठहर जाते हैं, तो फिर एक इतना लूज़ और मैं समझता इतना फजूल किस्म का शॉट खेल के आउट हो जाते हैं। तो ये गैरी कर्स्टन का जो एक जुमला शुरू हुआ था कि आप पीछे जो लिखा हुआ है उसको ना पढ़ें, आगे जो लिखा है पाकिस्तान उसको आप टेक कर। लेकिन आई थिंक कि वो पाकिस्तान को लेके चलने के लिए प्लेयर्स तैयार नहीं हैं। वो अपना अपना गेम खेलते हैं, उनको अपनी अपनी ज़्यादा फिक्र है। दैट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा, अपना गेम पे बात करें तो सबसे पहले बाबर आजम पे आ जाते हैं हमज़ा। बाबर आजम का ये है कि वो जब भी कोई बड़ा मैच आता है परफॉर्म नहीं कर पाते। आई थिंक लास्ट बड़ा मैच जो उन्होंने जिताया था, और इमाद वसीम ने भी ये बात कही थी एक्चुअली जब वो टीम से बाहर थे, वो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट था इन 2019 वर्ल्ड कप जो उन्होंने जिताया था। उसके बाद मुझे नहीं याद आता एक्सेप्ट फॉर दैट इंडिया मैच, लेकिन वो पिच भी ऐसी थी और ड्यू भी पड़ गया था, तो उसको आप काउंट नहीं कर सकते मेरे ख्याल से। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की इनिंग्स है एग्जैक्टली। तो बाबर आजम बड़े मैच में कब परफॉर्म करेंगे? ये एक अच्छा सवाल है। अब हम भी इंतज़ार में कब परफॉर्म करेंगे। मतलब इंडिया के खिलाफ तो उनका बहुत ही बुरा रिकॉर्ड है, मतलब 30s-40s से ज़्यादा बनते ही नहीं, एक ही 50 और वही उसी मैच में। तो ये लास्ट वर्ल्ड ऐसे बड़े प्लेयर के लिए काफ़ी शॉकिंग नहीं है कि इतनी बड़ी टीम के अगेंस्ट आप नहीं कर पा रहे हो कुछ? हाँ, एक शॉकिंग तो है, एक कंसर्निंग है। मैं शॉकिंग से ज़्यादा कंसर्निंग है कि आप इतने बड़े बैट्समैन हैं, आप ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने परफॉर्म किया एंड देन इट्स अप अगेंस्ट इंडिया, वहाँ पे जाके आप स्ट्रगल करना शुरू हो जाते हैं। ऐसी भी कोई ख़ास बॉलिंग नहीं। कल कैच उनका नो डाउट बहुत अच्छा स्लिप्स में हुआ, सूर्या कुमार यादव में बहुत क्लास का कैच हुआ, बट स्टिल इट्स नॉट द जस्टिफिकेशन कि आप नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। ये तो नहीं कर पाएंगे तो फिर तो वही जो बातें हैं और जो निकनेम्स उनको दिए गए हैं जिम्बाबर वगैरह, वो तो चलते रहेंगे उनके साथ। फिर वो भी चलते रहेंगे, बट उसके साथ साथ बाकी टीम को भी देखना चाहिए। एक मैच में अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे, 100 के अंडर रन्स चाहिए आपको, 100 के अंदर, तो आपकी पूरी 9 विकेटें जा रही हैं। ये ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है इस वक्त। ये भी है। अच्छा सर, बाबर आजम के बाद जो है उस्मान खान आए थे, वो शुरू में जब आए तो थोड़े से डरे डरे लग रहे थे। मतलब क्या वाज द ओकेजन गेटिंग टू हिम? क्योंकि पहले जब हमने देखा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, इंग्लैंड के अगेंस्ट तो बड़े निडर नज़र आए थे, लेकिन कल पता नहीं बहुत ही एजी लग रहे थे। लेकिन जब थोड़ा सा टाइम गुजरा तब थोड़ा अच्छा खेलना शुरू हुए, लेकिन फिर आउट हो गए। तो उनके बारे में क्या
कहेंगे हाँ, आप? जी, वो मुझे तो लगा कि शुरू में तो आउट होने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, रन आउट किसी तरह इंडियंस कर दें हाँ, उनको, exactly. या वो कॉट बिहाइंड हो जाएं। तो उस्मान का अभी तक भी वो जो पीएसएल का ऑरा था उनका, वो डेफिनेटली इंटरनेशनल मैचेस में तो नज़र नहीं आ रहा है। ही इज़ दैट वे, ही इज़ स्ट्रगलिंग। एक आध दिन उन्होंने खेली है, लेकिन जिस तरह से वो छक्के चौके मारने के लिए मशहूर हैं और इन मैटर ऑफ मिनट्स, इन मैटर ऑफ ओवर्स वो गेम चेंज कर दें, तो वो वाले उस्मान खान तो नज़र नहीं आ रहे, फ्रेंकली स्पीकिंग। और दूसरी एक बात मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा किसी ने जुमला कहा कि भाई काकुल का जो है रिफ़ंड मिलना चाहिए। काकुल में जो गए थे उसका फ़ायदा क्या हुआ? मतलब ये कि सारे लगता है कि प्लेयर्स जो हैं वो उन्होंने वहाँ पे वर्जिश वगैरह तो की, बहुत ही स्ट्रेनुअस टाइम गुजारा, लेकिन क्रिकेट की प्रायोरिटी वहाँ पे नहीं थी। क्रिकेट में क्या बेहतरी आई उसकी वजह से, तो ये मैं समझता हूँ कि एक इनको देखना चाहिए कि भाई क्रिकेट की फ़िटनेस जो है, क्रिकेट की जो ट्रेनिंग है वो एक अलग होती है। वो एक मेंटल टफनेस की ट्रेनिंग आप उनको करा सकते हैं, लेकिन उस तरह से फ़िज़िकल टफनेस की कि आप उनको ऐसी ट्रेनिंग कराएं कि उनका बड़ी टफ रेजिमेंट हो कि वो ग्राउंड में भी अच्छा खेलें, तो ये लॉजिक समझ में नहीं आती। चलिए, रिसाज साहब ने काकुल की बात की तो फ़ौजी की बात करते हैं फिर। फ़खर ज़मान ने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था और लग रहा था कि कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर लोगों का कहना है कि उनका शॉट अच्छा नहीं था। मेरा अगर पर्सनली मुझसे पूछें तो वो शॉट बनता था, और उस टाइम पे इसलिए बनता था क्योंकि हम लोग रन रेट से बहुत करीब चल रहे थे और बुमराह को आना था, तो वो चाह रहे थे कि रन रेट थोड़ा आगे कर दिया जाए ताकि बुमराह आएँ तो फिर उस वक्त वो कवर कर सकें। तो फ़खर ज़मान के बारे में आप क्या कहेंगे कि अप्रोच सही थी या फिर वो गलत शॉट खेल लिया उन्होंने? अप्रोच से पहले मेरा एक सवाल है, लास्ट 3 इनिंग्स में उनका इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी देखें आपने, वो एक छक्का मारते हैं, उसके बाद इसी तरह बॉल दूसरे पे चार्ज करने पे जाते हैं, आउट हो जाते हैं। सेम गोस वो यूएस, उस वक्त उस रैम शॉट की आई डोंट थिंक कि ज़रूरत थी, जब पार्टनरशिप बिल्टअप करनी थी, वो रैम शॉट पर आउट हो गए। एंड देन दिस मैच आपको रन बॉल चाहिए, उस वक्त आई डोंट थिंक कि इतना ज़्यादा चार्ज लेना चाहिए था, 1-2 ओवर और इंतज़ार कर लेते तो शायद ये रिज़ल्ट कुछ डिफरेंट होता। इससे प्रेशर ज़्यादा रिजवान पे भी आया। देन इमाद वसीम ने आके जो इनिंग्स खेली है, अब उसके बारे में क्या मतलब अगर आप देखें तो ऋषभ पंत ने जैसी इनिंग खेली थी, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी इनिंग थी, क्योंकि सही उन्होंने चांस लिए, लेकिन ऐसी पिच पे आपको कोई भी बॉल आउट कर सकती है। जैसे बाबर को देखा, बॉल थोड़ी ऊपर हो गई और कुछ बॉलें नीचे आ रही थी, तो ये अगर आप पंट के शॉट देखें वो काफ़ी कैलकुलेटेड थे। वो अगर शॉट मार भी रहे थे ऐसे रिस्की, वो गैप में खेल रहा था। आप उनके गैप में जा रहे थे, खेल तो नहीं रहे थे। ये मुझे नहीं लगता। को जो उन्होंने 2 चौके मारे थे, एक तो उनका ड्रॉप भी हुआ कैच, जो उस्मान खान ने ड्रॉप कर दिया था। मुश्किल था चांस, उतना इजी नहीं था, लेकिन बट इन दिस टाइप ऑफ गेम्स आपको वो कैच करना चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना, चांसेस तो लेने पड़ते हैं आपको ऐसे मैच में, क्योंकि पिच ऐसी है कि कभी भी कोई भी बॉल आपको आउट कर सकती है। अब उस्मान खान का हम देखें, जब वो मार रहे थे तो सब सही था, लेकिन जैसे ही वो डिफेंड करने गए, वो लेग बिफोर विकेट हो गए। है ही नहीं, डिफेंडिंग वाला तो गेम है ही नहीं ना उनका। वो चार्ज करते हैं फ्रॉम द गेट को। पीएसएल में भी उनको इसलिए सक्सेसफुल थे, वो बॉलर पे हावी होते हैं। यहाँ पे वो हावी हो ही नहीं सकते, उनकी कंडीशंस नहीं थे। आप अगर आप कहें उस्मान खान, उनके हिसाब से कंडीशंस आपको तो हर कंडीशंस में खेलना चाहिए, ऐसा तो नहीं सर आप कह सकते हैं कंडीशंस नहीं है। नहीं, हर कंडीशंस में खेलना चाहिए, बट वो स्टिल उनको अपने गेम को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा टाइम टू टाइम। आपको हर जगह चार्ज नहीं करना होता, कहीं पे आपको डिफेंडिंग की भी ज़रूरत होती है, आपको उस पर वर्किंग करनी पड़ेगी। आई डोंट थिंक कि वो अभी रेडी थे। हम लोगों ने बहुत जल्दी किया उनको लाने में। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी एक तो कोई भी आके परफॉर्म करता है, उसके पीछे लग जाते हैं। पीएसएल में सेंचुरी मार दी, इतनी तो किसी ने भी नहीं मारी, तो कब रेडी होंगे? तो बाकी प्लेयर्स तो रेडी नहीं होंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट और पीएसएल में काफ़ी फर्क, तो वहीं से तो आएंगे प्लेयर्स, और कहाँ से आएंगे? डोमेस्टिक खेल के एक ख़ास माइंडसेट से पाकिस्तान के प्लेयर्स निकल नहीं पा रहे हैं। इनिंग्स को बिल्ड करना जैसे वो भूल गए हैं। अब ये काम तो एक कर्स्टन जैसे कॉम्पिटेंट कोच का था डेफिनेटली, लेकिन वो इतना लेट उन्होंने ज्वाइन किया है। ज़ाहिर है हम एक्सपेक्ट ये नहीं कर सकते कि 2 या 3 मैचेस में कोई मुआवजा कर देंगे, कोई ऐसी मिरेकलस पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी। लेकिन ये ख़ुद प्लेयर्स को सोचने की बात है। इन्होंने कम मैचेस नहीं खेले, शादाब ने, फ़खर ने, तो इस तरह के शॉट खेल के, या इफ्तिखार मुसलसल फेल हो रहे हैं, तो ये इनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि यार सीनियर प्लेयर्स हैं, इस तरह से पाकिस्तान को जिताना है, एक छोटा टारगेट है, उसमें कंफ्यूज होने की, उसमें डरने की ज़रूरत क्या है? उसको एक बड़े कामली बिल्ड करते, उसको प्रोफेशनल्स की तरह खेलते, और 1 रन पर बॉल का भी एवरेज है 119 है 20 बॉल, तो ये तो आराम से कर सकते थे। लेकिन ये आई थिंक ये तो बिल्कुल एक जीता हुआ मैच हारा है, जिसके लिए कोई एक्सक्यूज़ नहीं है ऑनेस्टली।
तो अच्छा ये सर, थोड़ा सा देखना चाहिए। रिशाद साहब मैं ये पूछना चाहूँगा, ये शादाब खान का क्या रोल है? वो बॉलिंग तो उन्होंने की नहीं, जी। बैटिंग में वो चल नहीं रहे, बस फील्डिंग में 1-2 रन ऑब्वियसली बचा लेते हैं, कल भी एक अच्छी डाइव की, जी। लेकिन एग्जैक्टली रोल क्या है उनका? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हमने याद होगा आपको, मैं पहले पॉडकास्ट में जी। मैंने कहा था कि उनकी जगह नहीं बनती, उनको नहीं खिलाना जी, चाहिए। जी। अब ये खैर इट्स वेल पास टाइम कि उनको ड्रॉप कर देना चाहिए था। देखिए बात ये कि ओरिजिनली साइम अयूब की बात हो रही थी कि इस मैच में वो खेलेंगे आज़म की जगह, तो साइम अयूब क्योंकि बॉलिंग भी कर लेते हैं और वो नीचे आके चलिए उनको ऊपर फेल हो रहे हैं, नीचे आके वो बैटिंग करते हैं, लेकिन आई एम श्योर कि अगर आप शादाब पे इस तरह का कोई गैम्बल ले सकते हैं कि भाई वो हर मैच में उनको खिला सकते, फिर साइम अयूब इज़ इक्वली गुड, मतलब उनको भी कर सकते हैं आप। वो भी अगर फेल भी हो रहे हैं तो फिर उनका, लेकिन ये फ्रस्ट्रेशन तो नहीं होगी कि एक आदमी को हम खिलाए चले जा रहे हैं और वो फेल होता चला जा रहा है, तो दैट इज़ नॉट ऑन। मुझे लग रहा है कि ये चीज़ें बहुत सीरियस थी, अब देखनी पड़ेंगी, बल्कि एक ओवरहॉल की ज़रूरत है पाकिस्तान क्रिकेट को, जो मैं समझता हूँ। सर एक सवाल इस पे एक और ऐड मैं पूछना चाहूँगा। शादाब की कल उन्होंने लास्ट इनिंग्स आप देखें नंबर 5 पे, 5वें नंबर पे आके अच्छी बैटिंग करके पाकिस्तान को मुश्किल से निकाला था। हमें इमाद वसीम को उस वक्त भेजना चाहिए था या नहीं? जिस नंबर पे कल भेजा कल भेजा मैं था। नहीं समझता कि नहीं भेजना चाहिए था, क्योंकि रन अ बॉल थी उनके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। शादाब रनिंग बहुत अच्छी करते हैं, सिंगल डबल्स अच्छे करते हैं, स्टार इनिंग्स बिल्ड अच्छी करते हैं रिलेटिवली इमाद वसीम। तो उस वक्त वो शायद जो भी एनालिस्ट वहाँ पे बैठा हुआ एनालिस्ट, उसने क्या सोच के स्ट्रेटजी बना के भेजा है, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रहा। अच्छा, मैं इमाद वसीम की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़े इफ्तिकार अहमद की बात करना चाहता हूँ। मतलब वो बंदा, या मैं बंदा तो नहीं कहना चाहूँगा, उनको काफ़ी एजड हैं बंदे, वो काफ़ी बुजुर्ग हो गए हैं वो। बॉलर्स भी उनको अब एज अ गिफ्ट फुल टॉसेस दे रहे हैं, इतनी एज हो गई उनकी, लेकिन फिर भी वो फुल टॉस को 6 नहीं मार पा रहे। मतलब और उनको स्लिप पे खड़ा कर दिया जाता है। जब एक बंदे को ये नहीं पता कि उसकी बर्थडे कब आ रही है, कितनी बार आ रही है, तो बॉल कब आएगी उसको कैसे पता होगा? ये आप मुझे बताएं। तो ये इफ्तिकार कब तक खेलते रहेंगे और कब तक फुल टॉसेस को वेस्ट करते रहेंगे? ये एक मिस्ट्री है जो कि हम भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये कब सॉल्व होगी मुझे नहीं समझ आ रहा, क्योंकि अब तो आई थिंक 2026 में वर्ल्ड कप है। आपको लगता है वो खेल पाएंगे 2026 का वर्ल्ड कप, या ये उनका आखिरी मैच था? 2026 के आप वर्ल्ड कप में दूर जा रहे हैं, मैं कहता हूँ अगले चैंपियंस ट्रॉफी में भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से ओडीआई में तो उनकी जगह बनती भी नहीं है। उनको सिर्फ खान न्याजी, आपके पास एक अच्छा बैट्समैन है आगा सलमान, एक अच्छा आपके पास ऑप्शन मौजूद है मिडल ऑर्डर में। आपने 3 विकेट कीपर्स को केटर करने के लिए इनमें से एक बंदे को ड्रॉप किया जो कि आइडियल रिप्लेसमेंट थे इन सिचुएशन के लिए, इफ्तिखार अहमद के। अब आपको चाहते हुए ना चाहते हुए आपको उनको खिलाना पड़ रहा है। एग्जैक्टली, अब कोई ऑप्शन है ही नहीं हमारे पास। हसीबुल्लाह मौजूद है, मतलब प्लेयर्स जो हैं वो जब एक आदमी क्लिक नहीं हो रहा है इतने अरसे से, तो उसको क्यों लेके जा रहे हैं? कुछ आपको डेफिनेटली आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग तो करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ फिर यही असर होगा जो हो रहा है। एक बात मैं और ज़रूर कहूँगा, वो आई वॉन्ट से कि प्लेयर्स के डिफेंस में इतना मैं करूँ, लेकिन मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि डेफिनेटली पिछले 3 साल में जो मुल्क का हाल रहा है और जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हाल रहा है, वो ये हो नहीं सकता है। जो प्लेयर्स का अपना रवैया होता है या फील्ड में या ऑफ द फील्ड, वो एक कौमों का रिफ्लेक्शन होता है, कौमों का। वो उसमें अब ये देखिए कि 3 साल में 3 गवर्नमेंट्स चेंज हुई, 4 क्रिकेट बोर्ड चेंज हुए, क्रिकेट बोर्ड के हेड्स चेंज हुए, कोचेज़ बहुत चेंज हुए, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट को रिवैम्पिंग जिस तरह से की गई है, अचानक डिपार्टमेंटल क्रिकेट को ख़त्म कर दिया, फिर अचानक शुरू कर दिया, और उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉब्लम रही है। अब इतनी कंट्रोवर्सीज, इतने प्रेशर्स जो डे इन डे आउट प्लेयर्स को सहने पड़े, तो उसके मुकाबले में आप अगर देखें तो इंडिया का कि 1976-77 से उनकी अकेडमीज इस्टेब्लिश हो गई थी। डेनिस लिली जैसे बंदे को उन्होंने हायर किया 1980s में से, उसके बाद ही वाज देयर फॉर 10 ईयर्स। तो उन्होंने ग्रूमिंग की, तो वो उनकी जो क्रिकेट की जो ग्रास रूट पे उन्होंने काम किया वो नज़र आ रही है। उनके यहाँ टैलेंट आ रहा है और बहुत अच्छे टेक्निकली साउंड प्लेयर्स भी आ रहे हैं, अच्छे बॉलर्स भी आ रहे हैं पहली दफ़ा इंडिया के। तो ये हम लोगों ने तो काम भी नहीं किया, बल्कि जितना काम हुआ था वो भी डिस्ट्रॉय कर दिया। नेशनल क्रिकेट अकेडमी जो है $1.6 मिलियन से बनाई गई, लेकिन उसमें क्या हो रहा है? उसमें जाएँ आप तो प्लेयर्स रूम में सो रहे हैं, उनका जिम खाली पड़ा हुआ है। मैं 2-3 दफ़ा गया, उनके जिम में कोई होता ही नहीं है। अजहर एक्सरसाइज कर रहा था, एक दफ़ा एक कामरान अकमल कर रहा था, लेकिन कोई करंट प्लेयर वहाँ नज़र नहीं आया। तो ऑल दीज थिंग्स शुड काउंट के डिसिप्लिन कहाँ जा रहा है। और उसके अलावा ये कि अब ये बात भी करनी कि भाई
फिर एक दफ़ा फिर कोई पोस्टमार्टम होगा, ओवरऑल होगा। लेकिन आई थिंक इससे बहुत ज़रूरी है, ये एक कॉस्मेटिक चेंजेस होंगे, लेकिन बहुत ज़रूरी है कि एक ग्रास रूट से चेंजेस लाए। सर आपने सही बात की, बहुत डिफरेंस है एज़ कम्पेयर टू इंडिया पाकिस्तान का, लेकिन फिर भी गेम काफ़ी क्लोज गया। एक पॉइंट पे तो मुझे याद है 63 रन चाहिए थे 60 बॉल्स पे, और आपकी 9 विकेट्स इन हैंड थी, और उस वक्त जो विन प्रेडिक्टर था वो 85% बता रहा था। 98%, हाँ 92% मतलब इतने तो कभी इन लोग के मार्क्स नहीं आए एग्जाम में जितना वो बता रहा था। लास्ट अगर आप वर्ल्ड कप की वो देखें, उसी पोजीशन से इंडिया जीता था, विराट कोहली टुक द गेम अवे फ्रॉम दैट पोजीशन। तो ये कुछ नई बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। मतलब विन प्रेडिक्टर को पाकिस्तान पे ज़्यादा भरोसा था जितना हमें भी नहीं था। हाँ सही कह रहे हैं। दूसरा ये कि एक बात और भी बात मैं ये कहूँगा जो कि आई एम प्लेजेंटली सरप्राइज कि यहाँ के फॉर्मर क्रिकेटर्स जो हैं ऐसे मौके पर भी, लेकिन वो इस दफ़ा उन्होंने कोई जिसे कहते हैं लगी लिपटी नहीं रखी, वो खुल के बाबर को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, बाबर की कैप्टनसी को। जो भी मैंने देखा उसमें शोएब मलिक हो, मिसबाह-उल हक हो, कोई भी हो, वो उन्होंने बड़ा खुल के इस आदमी ने 5 साल में क्या सीखा कैप्टनसी में। आपको फील्ड प्लेसिंग, आपको टैक्टिकल चेंजेस, आपको प्लेयर से मशवरा करके कहाँ जाना है, इस पोजीशन से हारना जहाँ पे 119 पे इंडिया जैसी स्ट्रॉन्ग टीम को आउट कर लिया, तो ये दैट इज़ नॉट ऑन प्लेयर्स। बीच में 10 ओवर्स का जो ब्रेक होता है उसमें क्यों कोच गस्टन ने, बाबर ने अपने प्लेयर्स से बात नहीं की उस मौके पे, कोई ऐसा मैसेज भिजवाते, कोई आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, जैसे आपने भी कहा बिल्कुल कि नसीम शाह 3 बॉलों पे जब वो 2 चौके मार सकते हैं, तो एक ऐसे आदमी को कि जो थोड़ा सा कंसंट्रेशन या इंडिया का वो कर दे, बिल्कुल डिसहरे में उनको ले आए, उस तरह का आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स मूव करें कि एकदम से पाकिस्तान जो है वहाँ से बिल्कुल लगे कि वो चढ़ के खेल रहे हैं, बिल्कुल एक टाइट टर्न हो गई मैच की। तो वो चीज़ें एक फुकदान नज़र आता है बाबर की कैप्टनसी में कि वो 5 साल में भी उस तरह से एज ए कैप्टन उनकी ग्रूमिंग नज़र नहीं आती। चलिए सर, अब 2 मैचेस बाकी हैं, हमारे पास यही प्लेयर्स हैं जो हम लोग को आगे लेके चलने होंगे। अब 2 मैचेस बचे हैं, जो नेक्स्ट मैच है वो कनाडा के अगेंस्ट है, लेकिन इसी पिच पे है। तो इस पिच पे कनाडा के अगेंस्ट आपको क्या लगता है कि कनाडा भी अपसेट कर सकता है यूएसए की तरह? क्या कहेंगे हमजा? अपसेट तो अब इतनी अच्छी बॉलिंग अपसेट नहीं होगा अगर कनाडा हरा। अपसेट तो नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब अपसेट नहीं होगा। वी आर यूज्ड टू नाउ, वी आर द न्यू माइनर्स। सिर्फ हम लोग अपसेट होंगे और कोई अपसेट नहीं होगा। वी आर द न्यू माइनर्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट नाउ। और अच्छा, मैं कनाडा की टीम का बताऊं, उसमें भी काफ़ी पाकिस्तानी है। एक जो उनके फास्ट बॉलर है कलीम साना, वो बाबर आजम के साथ 2010 में सेम अंडर 19 टीम में थे। हाँ, तो वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो वो काफ़ी थ्रेटनिंग हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो जैसी यूएसए की टीम है, थोड़ी सी हल्की है कनाडा की टीम, लेकिन वो उसमें भी सारे एक्सपर्ट्स हैं, तो वो सारे ट्रबल कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे सर? जी हाँ, देखिए उन्होंने आयरलैंड को हराया और इस वक्त उनकी 4 पॉइंट्स हैं, और अगर हम अगले 2 मैच अपने जीत भी जाते हैं तो भी फिर नेट 100 पे बात आएगी। जी, तो यूएसए के साथ आएगी। जी हाँ, कनाडा इज़ प्लेइंग वेल। उनके ज़ाहिर है ओवरसीज़ प्लेयर्स भी, उनके एक्सपेट्रिएट्स वगैरह से टीम हुई, लेकिन डेफिनेटली वो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उस दिन भी यूएसए से उन्होंने 194 का टोटल किया। हाँ। तो आई थिंक बिल्कुल अब कनाडा को आसान नहीं लेना है, डेफिनेटली। अच्छा, अब कनाडा से मैच है, कुछ चेंजेस देख रहे हैं आप पाकिस्तान की टीम में? जी मैं चेंजेस आप क्या करना ये देख रहा चाहेंगे? हूँ कि जी हाँ, देखिए इसमें बात है, हमारे फास्ट बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन मैं समझता हूँ कि कनाडा की जो टीम है वो स्पिनर अगर अबरार को चांस दें, डेफिनेटली इनके बैट्समैन मुश्किल में आएंगे, ये मैं आपको बिल्कुल बता देता हूँ, क्योंकि वो स्पिन को इतना अच्छा नहीं खेलते। वो तेज़ बॉल एक आ रही है, स्टडी पेस पे आ रही है, उसको खेल सकते हैं, लेकिन वो आई थिंक स्पिनर्स पे काफ़ी हद तक बकल डाउन हो जाएंगे अगर उनको सही तरह से बॉलिंग की गई। मेरे ख्याल है स्पिनर को एक थोड़ा सा पाकिस्तान को अगेन एज आई सेड आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करनी चाहिए। लेकिन ये कि बैटिंग में जो मैं देख रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार को ड्रॉप करके साइम अयूब को खिलाना चाहिए, बिकॉज वी हैव यही 15 खिलाड़ी हैं जिसमें से हमें करना है। तो मैं समझता हूँ ये चेंज होना चाहिए। कहाँ पर खेलेंगे आप? एज इफ्तिखार ओपनर खेलेंगे? नहीं, मैं समझता हूँ उनको ऊपर आना चाहिए, जहाँ पे इमाद को, बिल्कुल हमजा ने सही कहा कि इमाद को ऊपर गलत भेज दिया, तो मैं समझता हूँ कि शादाब जो है उनसे ऊपर उनको आना चाहिए। अच्छा हमजा, आप क्या कहेंगे? आपके कौन से चेंजेस होंगे या सेम ही होंगे? मैं हाफ फिट इमाद को नहीं खिलाऊंगा क्योंकि आगे के 2 मैचेस हैं, वैसे भी ऑलमोस्ट तो बाहर हो चुके हैं, तो मैं रिस्क लेके अबरार को लूँगा और दैट्स साइम अयूब द ऑब्वियस चेंज। इफ्तिखार को बैठना चाहिए। चलिए, ऑलमोस्ट तो बाहर नहीं हुआ है क्योंकि अभी ये मैथमेटिकली हम बाहर नहीं है, बट यूएस को आपको लगता है आयरलैंड की जिस तरह की फॉर्म है यूएस को रोक सकता है? मेन मैच जो है वो यूएसए और आयरलैंड का है। इंडिया तो शायद यूएसए को ऑब्वियसली हरा ही देगा, लेकिन अगर यूएसए ने आयरलैंड को हरा दिया तो फिर वी आर एज गुड एज आउट। एज गुड क्या मतलब? मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। एग्जैक्टली, देयर इज नो पॉसिबिलिटी। वी हैव टू होप कि पाकिस्तान कनाडा को हरा दे
और फिर यूएस से आयरलैंड से हार जाए। जो हर मेगा इवेंट की कहानी है पाकिस्तान की। Exactly. टाइम भी हम जिम्बाब्वे से हारने के बाद वो फिर साउथ अफ्रीका और नेदरलैंड्स के मैच में साउथ अफ्रीका के साथ अपसेट हो गया था। एग्जैक्टली। तो लेट्स होप के वापस वही हो जाए। तो आज का पॉडकास्ट बस इतना ही था। नेक्स्ट पॉडकास्ट हम लोग करेंगे पाकिस्तान और कनाडा के मैच के बाद। सो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।